मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, दो राज्यों के माननीय राज्यपाल रहे और आज भी उनके पास देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीति करती रहनी चाहिए, देश को आवश्यकता उनकी है। ऐसे हमारे डॉक्टर कलराज विश्वजी, मंच पर विराजमान द्विवेदी जी, रमाकांत द्विवेदी जी, जिन्होंने मैं घड़ी लगाकर देख रहा था, उन्होंने 4:55 को भाषण चालू किया और 5:10 को खत्म किया। द्विवेदी जी, इतना पंक्चुअल मैं तो रह नहीं सकता क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप एकेडमिक हैं। तो हम लोगों का ऐसा है, कलराज जी आप जानते हैं, राजनीति में सबको ही माइक चाहिए होता है और माइक मिलने के बाद छोड़ने की इच्छा किसी की नहीं होती है। तो यूजुअली क्या होता है, राजनीति में सिर्फ टांग नहीं खींचते हैं तो पीछे से कुर्ता भी खींचते हैं, नीचे बैठ जाओ करके। लेकिन मेरे यहाँ पर डॉक्टर ख्याति बहना ऐसी बैठी है कि जो पॉलिटिशियन नहीं है तो ये खतरा भी नहीं है। और भैया सौरभ जिसने मुझे भाषण के लिए बुलाया है, उसने परिचय मेरा ठीक से पढ़ा नहीं है कि वैसे मैं MSc B.Ed हूँ, तो मैं टीचर भी रहा हूँ और घंटी नहीं बजती तब तक मैं बोलना बंद नहीं करता। और उसको पता नहीं था तो सौरभ ने घंटे आयोजित नहीं किए हैं तो थोड़ी असुविधा और असहजता तो होगी। जितना मुझे बोलना है उतना तो मैं बोलूंगा ही, है ना। और हम सब कलराज जी को, माननीय कलराज जी को सुनेंगे ही। और जब तक पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, यहाँ पर कोई भी भगिनी एवं बंधु सभागार नहीं छोड़ेंगे, बराबर है ना। और तिवारी साहब, आपको भी नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा सारगर्भित विषय डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी ने रखा और उसमें उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, बाद में कुछ भूचाल आया करके। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे और इस देश से, ये भूचाल कौन सा भूचाल था? 4 चुनाव ये बहुत अच्छी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन चल ही रहे थे। 4 चुनाव देश के पहले तो हो ही गए, लेकिन फिर ये भूचाल कौन सा है? ये भूचाल था इस देश पर जिन्होंने ये 4 चुनाव लड़ने के बाद फिर एक बार अपनी ही हुकूमत पूरे देश पर रहनी ही चाहिए, ऐसे सत्ता लोलुप जो राजनीतिज्ञ कांग्रेस के थे, एक परिवार था, उनके कारण ये राजनीतिक भूचाल है। एक आर्टिकल 356 था। ये आर्टिकल 356 ऐसा था कि आप जब चाहे तब एक अध्यादेश निकालकर राष्ट्रपति का एक उसके ऊपर सिग्नेचर लेकर आप किसी की भी सरकार खारिज कर सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, उड़ा सकते थे। और इसका दुरुपयोग किसने किया? इस देश के अंदर इसका दुरुपयोग केवल और केवल कांग्रेस ने ही किया। ये 356 को 56 बार यूज करने का, मिसयूज करने का पाप कांग्रेस के मत्थे लगता है। बाबरी ढांचा गिर गया। बाबरी ढांचा गिर गया तो कल्याण सिंह जी ने स्वयं जाकर इस्तीफा दे दिया कि मैं सुरक्षा नहीं कर सका उसकी। हालांकि उन्होंने कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाई। मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई, हत्याएं की, कारसेवकों की, सारा इतिहास जानता है, सब देश जानता है। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। तो नरसिंहा राव जी ने 4 सरकारें क्यों खारिज की? उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को 356 क्यों लगाया? मध्य प्रदेश को क्यों? राजस्थान को क्यों? दिल्ली को क्यों? उनका क्या दोष था? तो उसका तर्क यह दिया गया कि हमने RSS को बैन किया है और इन सरकारों में जो मंत्री है वो सब RSS के स्वयंसेवक है, प्रतिबंधित संगठन के ये सभी मंत्री हैं और इसलिए हम इन सरकारों को खारिज कर रहे हैं। लोकसभा में पूरी
भारी डिबेट हुई इसके ऊपर। उमा भारती जी ने उस समय माधवराव सिंधिया जी को पूछा, माधवराव सिंधिया जी अगर आरएसएस के लोग हैं इसलिए सभी को आपने खारिज किया तो आप क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पर? आप भी तो संघ के प्रथम वर्ष शिक्षित है, घर में जाइए, आपकी हाफ पैंट मिलेगी, अभी भी पुरानी पड़ी होगी अलमारी में, आप क्यों सरकार में बैठे हैं? और फिर रेलवे मंत्री जाफर शरीफ थे, उनको पूछा गया आप भी तो संघ के स्वयंसेवक थे, तो आप क्यों सरकार में बने हुए हैं? तो जाफर शरीफ खड़े रहकर पूछते हैं कि ये गलत है, के.आर. मलकानी जी ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने गलत लिखा है कि मैं 6 महीने शाखा में गया हूं, मैं केवल 15 दिन शाखा में गया था। तो अटल जी खड़े रहे और उन्होंने कहा भैया आप कह रहे 15 दिन शाखा में गया था, हमारे लिए 1 दिन शाखा में गया तो लाइफ लॉन्ग स्वयंसेवक, आप तो 15 दिन शाखा में गए। कलराज जी आपको ये सब स्मरण में होगा, ये सारा इतिहास है इस देश का। 356 लगा दिया। रमाकांत जी आपने बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद है, ये सब चैलेंजेस है। फिर एक बार मैं पूछता हूं, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद किसने लाया, किसके कारण आया? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चाइना ने हमला किया तब यहां पर अगर कबूतर उड़ाते ना बैठते, कृष्ण मेनन जैसे बकवास और बेवकूफ डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाते जो वामपंथी विचारधारा के थे, और हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण क्यों करेगा? इसलिए डिफेंस फैक्ट्रीज में जो है फैन बनाओ, कॉफी के डिकॉक्शंस के फिल्टर बनाओ, हथियार काहे को बनाने हैं? ऐसी महाबेवकूफी जब रक्षा मंत्री देश का कर रहा था तब चाइना ने हमला किया, हम लड़ नहीं पाए, हम उनको मुहैया नहीं करा पाए हमारे सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में जो -25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो कपड़े पहनने चाहिए वो कपड़े हम हमारी आर्मी को नहीं दे पाए। इतने निकम्मे, इतने भ्रष्ट सरकारें थी। और ऐसे समय में जब अरुणाचल प्रदेश देखता है, असम देखता है, और असम के लोग फोन करके बताते हैं कि हमें तो चाइना के टैंकर्स दिखाई दे रहे हैं, असम की तरफ आ रहे हैं, हमें बचाइए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण है रेडियो के ऊपर, उन्होंने कहा है माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम, मेरा हृदय आसाम के साथ जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री, तुम्हारे हृदय का किसको क्या करना है? हमें सेना चाहिए चाइना से लड़ने के लिए, हम लड़ नहीं पाए। इतना ही नहीं, जब देर से अकल आई और देश भर में से रसद, हथियार और सैनिक रेलवे के माध्यम से भेजना शुरू किया तो इस देश के वामपंथियों ने, जिनकी सारी यूनियंस रेलवे में थी, उन्होंने हड़ताल किया, उन्होंने बंद किया ताकि चाइना, जिसको वो सपोर्ट करते थे, चाइना में बरसात होने से यहां पर छाते जेएनयू में जो खोलते थे, ऐसे लोग, ये भारत की सेना चाइना से लड़ने के लिए हथियार और रसद लेकर ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने बंद पुकारा रेलवे का। इतने घोर देशद्रोही लोग जब देश में रूल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तब आतंकवाद जन्म लेगा, नहीं तो क्या जन्म लेगा? और जब इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को अपाथी में उसके पास पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, और क्यों नजरअंदाज किया गया नॉर्थ ईस्ट को? मैं तो 25 साल नॉर्थ ईस्ट में रहकर मैंने काम किया है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक में रहा हूं, 11 वर्ष मैंने मेघालय में बिताए हैं, और अमित भाई शाह जी ने अध्यक्ष रहते हुए जब मुझे त्रिपुरा का प्रभारी बनाया, 25 वर्ष माणिक सरकार, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, कम्युनिस्ट पार्टी के, यहां पर गुणगान गाती हुई, भजन गाती हुई सारी लेफ्टिस्ट मीडिया, महान मुख्यमंत्री, और एक दिन जनगण मन नहीं हुआ त्रिपुरा के विधानसभा में, एक दिन। माननीय कलराज जी, आप राज्यपाल रहे, आपको प्रोटोकॉल पता है, जब राज्यपाल आता है विधानसभा में तब जनगण मन बजता है, उनका भाषण होने के बाद फिर एक बार जनगण मन बजता है और चले जाते हैं। यह प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। मुझे अत्यंत आनंद हुआ जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई त्रिपुरा में और वामपंथी ध्वस्त हो गए, लेकिन माणिक सरकार चुनकर आ गए और उनको खड़ा रहना पड़ा, आज भी खड़ा रहना पड़ रहा है। 25 साल बाद जनगण मन चालू हो गया त्रिपुरा के असेंबली के अंदर। जब देशद्रोह
देशद्रोही, स्वार्थी, चेक से पैसा भेजने वाले, कैश से विड्रॉ करने वाले, सब्सिडियां खाने वालों की सरकार की, और विकास नहीं होता है। चाइना जैसा दुश्मन बैठा हुआ है, बांग्लादेश के अंदर से आईएसआई षड्यंत्र कर रहा है, युवाओं को भड़का कर लेकर जा रहा है, उनको हथियार दे रहा है, उनके माध्यम से ड्रग्स का व्यापार चला रहा है, आतंकवादी बनाने के कारखाने बना रहा है, तब नॉर्थ ईस्ट झुलसेगा नहीं तो क्या होगा? कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस जिम्मेवार है, जो सालों से जिसने ध्यान नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उनके मन में आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपने कहा कि नियत नहीं थी। नियत अगर ठीक हो, सब चीजें जाकर नियत पर रुकती है। उनकी नियत नहीं थी। पंजाब में आतंकवाद का कौन है जिम्मेवार? जरा पढ़िए इतिहास, युवाओं को मैं बताता हूं पंजाब के आतंकवाद का जिम्मेवार कौन है। इंदिरा गांधी जी उसके लिए जिम्मेवार है। भिंडरावाले को खड़ा करने का पाप किसने किया है? कांग्रेस की सरकार चली गई, इसलिए हर सरकार जो विपक्ष की है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए जितने पाप करने थे सारे पाप किए। उनमें ये 356 का 56 बार उपयोग करके सरकारें जब चाहे मन चाहा तब उड़ा दिया। उस समय तो ये कहते थे, अच्छा वो इधर तक कांग्रेस हद तक चली गई कि प्रदेश अध्यक्ष तो सुबह एक प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष शाम को घर पहुंचते पहुंचते पता चलता था वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, दूसरा कोई बन गया। मुख्यमंत्री हर 5 साल में जरा लोकप्रिय होने लगा, तुरंत उसको हटा दिया, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री हटाने का कारण कोई भ्रष्टाचार या इस तरह से अलोकप्रिय हुआ, ऐसा नहीं, लोकप्रिय हो गया तो उसको हटा दिया। क्यों? तेलुगु देशम पार्टी खड़ी रही, क्योंकि जिस प्रकार का अपमान दक्षिण के नेताओं का कांग्रेस करती रही। क्यों वाईएसआरसीपी पार्टी खड़ी रही? जिस प्रकार का अपमान वहां पर किया गया, जगनमोहन रेड्डी को अलग पार्टी बनानी पड़ी। ये सारी पार्टियां खड़ा रहने का जो कारण, जो क्षेत्रीय दल, ममता बनर्जी तो कांग्रेस में थी, सालों से कांग्रेस में थी, क्यों अपमानित होकर बाहर निकलना पड़ा? और 20 साल वामपंथियों से संघर्ष करके उन्होंने टीएमसी बनाई कांग्रेस के खिलाफ। ये सारे कारणों की जो जड़ है वो कांग्रेस है, इसको सबसे पहले समझना चाहिए। और ये आज इतनी अच्छी बात वन नेशन वन इलेक्शन की आई है, उसको जब कांग्रेस विरोध करती है तब एक बात आपके ध्यान में आना चाहिए कि मोदी जो भी करेगा उसको विरोध करना है। वो अच्छी बात करे तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मोदी ने लाया है तो कोई चीज अच्छी नहीं है। ये मानसिकता, ये तिलमिलाहट, ये झटपटाहट सरकार चली जाने के 11 साल तक आज तक सुधर नहीं पा रहे हैं कि अभी उनके हाथ में सत्ता वापस आने वाली नहीं है। और ये जब विरोध करते और कहते हैं कि ये आप लोकसभा इलेक्शन को आंखों के सामने रखकर कर रहे हैं, चिदंबरम जी ने कहा और किसी ने, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। कांग्रेस कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस को आंखों के सामने रखकर लाई हुई उनकी विचार है, योजना है या बिल जो अगर लाया जाएगा तो। इसका मतलब कांग्रेस आज भी मान रही है कि लोकसभा जब चुनाव आएगी तो आएगा तो मोदी ही। अरे भैया, कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दल जाएंगे ना वन नेशन वन इलेक्शन में। जनता के दरबार में भाजपा ऐसा तो नहीं बोली है, मोदी जी ऐसा तो नहीं बोली है, बोले हैं वन नेशन वन इलेक्शन एंड ओनली वन पार्टी विल कंटेस्ट, ऑल पार्टीज आर गोइंग टू कंटेस्ट। तो अगर केंद्रीय चुनाव और केंद्रीय चुनाव की तरफ नजर रखकर आप कर रहे हो, ये मान लीजिए राज ठाकरे जी बोलते थे तो थोड़ा समझ में आता। कांग्रेस बोल रही है जिसको पूरे देश में जनता के सामने जाना है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको मालूम है 2029 में भी मोदी ही आने वाले हैं, इसलिए डर के मारे ये विरोध कर रहे हैं। साथियों, स्थानीय मुद्दे पीछे पड़ेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे अधिक हो जाएंगे, तो क्या देश का महत्व नहीं है? कुछ राष्ट्रीय मुद्दों का कोई महत्व नहीं है? राष्ट्रीय मुद्दे देश के लोगों के लिए माने नहीं रखते हैं। पाकिस्तान हमला करेगा तो कोई फिर सिर्फ एक ही राज्य के ऊपर होगा, या अगर पाकिस्तान हमला करेगा पहले सीमावर्ती राज्यों पर हमला करेगा तो वो क्या ओडिशा पर नहीं
देशवासी मानसिकता है। राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभावित, राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित होने ही चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर सोच पहले आनी चाहिए। पहले मेरा देश है, बाद में मैं हूं, ये हम सारे देशवासी मानते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रायोरिटी है और इसलिए ये होता है तो कोई बहुत बड़ी बात है। और आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हो? आप जब बताते हो राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होंगे, स्थानिक मुद्दे लोग भूल जाएंगे, इसका मतलब आपका जनता के ऊपर विश्वास नहीं है। आपने ओडिशा का उल्लेख किया भाई साहब, सही उल्लेख किया, लेकिन उसकी अगली कहानी आपने नहीं बताई जो मैं बताता हूं। ओडिशा में हर साल लोकसभा विधानसभा एक साथ होती है, लेकिन ओडिशा के लोग इतने वाइज हैं कि उन्होंने उस समय उनको लगा कि बीजू जनता दल राज्य चलाने के लिए ठीक है और दिल्ली चलाने के लिए मोदी ठीक है, तो आप वोटिंग पैटर्न हर बूथ पर देखिए। उस समय, ये इस समय की बात नहीं, इस समय तो उनके ध्यान में आ गया कि ये बीजू जनता दल रद्दी है, तो इंदिराय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा दोनों जगह को कल्चर के डब्बे में डालकर दोनों जगह भी भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन इसके पहले चुनाव में भाजपा के सांसद लोकसभा चुनाव में ज्यादा चुनकर आए और विधानसभा में उन्होंने राज्य की बीजू जनता दल को वोट किया। मतलब हमारे देश की जनता ने ईवीएम के सामने जाने के बाद एक ही मतदाता ने दिल्ली के लिए मोदी को चुना और ओडिशा के लिए नवीन बाबू को चुना। यह हुआ था कि नहीं हुआ था इस देश के अंदर, आपको आंकड़े बताएंगे। तो आप लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या जब बोलते हो नहीं अगर वही मुद्दा छाया रहेगा? मुद्दा छाया रहेगा मतलब लोगों की सोच नहीं है। बोलते हैं संघीय ढांचे पर हमला होगा, संघ राज्य खतरे में पड़ेगा, विविधता होने से समतोल होता है, बैलेंस होता है, उसको खतरा है, वो सारा राज्य स्तरीय जो चुनाव होगा उसके ऊपर भी जो है सेंट्रल का ही पूरा पावर रहेगा। ऐसे ऐसी बातें सब लोग बोल रहे हैं। मेरा सवाल है, ये पहले 4 चुनाव में ये सब चल गया आपको? ये सब रूल पहले 4 चुनाव में नहीं है। पहला चुनाव जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे, पहला चुनाव जिसमें लाल बहादुर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहला चुनाव जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहला चुनाव जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन लोगों को ऐसा नहीं लगा स्थानीय मुद्दे पीछे पड़ेंगे, संघीय ढांचे के ऊपर हमला होगा, विविधता का समतोल खत्म होगा, राज्य स्तरीय निवडणूक, राज्य स्तरीय चुनाव के ऊपर जो है केंद्र का प्रभाव पड़ जाएगा। ये पहले 4 चुनाव जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संघीय ढांचे को समझकर ये सारे निर्णय किए थे। मतलब आज जो ये आरोप लगाते हैं ना, इसके कारण ये गड़बड़ होगी वो गड़बड़ होगी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक अर्थ से वो आरोप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के ऊपर लगा रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर लगा रहे हैं और जितने भी तत्कालीन महान राजनीतिज्ञ होकर गए उनके ऊपर लगा रहे, क्योंकि पहले यही व्यवस्था थी। मोदी जी कुछ नया नहीं ला रहे हैं। जो पहले व्यवस्था थी जिसको कांग्रेस ने पूरा उधेड़ कर रख दिया था, उसको देश के हित में वापस लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए हमने इन सबके पीछे खड़ा रहना चाहिए। देखिए, जीडीपी लॉस 1.6% होता है। देश के अंदर एक कैलकुलेशन किया गया कि ऐसे अलग अलग बार इलेक्शन, जो वीडियो में भी देखा, भाषणों में भी आया कि इतने बार इलेक्शन करने से खर्चा बढ़ता है, 3 गुना खर्चा होता है। देश का जीडीपी लॉस 1.6% होता है, ऐसा एक आंकड़ा है। और अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है तो एक प्रोजेक्टेड फिगर में आपको बताता हूं, 4.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के बचेंगे। 4.5 लाख करोड़। अब आप सोचिए, नीयत अच्छी जिसकी है, मोदी की नीयत अच्छी है। सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मोदी जी का पूछे ना, नीयत सही है। वो तो कहते हैं कि गलतियां तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारी नीयत नहीं रहती गलती करने की, और हम सुधार लेते हैं गलतियां करने की। 4.5 लाख करोड़ अगर बचता है देश का, तो बताइए अगर इसको स्वास्थ्य में लगाया जाए, इसको सड़कों पे लगाया जाए, इसको किसानों के ऊपर लगाया जाए, कितना बड़ा परिवर्तन। इसको रिसर्च में लगाया जाए, डिफेंस में रिसर्च में लगाया जाए,
भारत के अंदर इतनी बुद्धिमत्ता है कि सारी दुनिया देखती रहेगी, दांतों तले उंगलियां दबाएगी। ऐसे एक अनुसंधान हमारा देश करके दिखा सकता है। और इंडिया मेड टेक्नोलॉजी ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है पाकिस्तान के नैरेटिव को कि हमारे पास भी न्यूक है, हमारे पास भी न्यूक है। न्यूक का आने का रास्ता और जाने का रास्ता हमारे मिसाइल ने जाकर तोड़ दिया। तब जाकर पाकिस्तान दौड़कर चला गया अमेरिका के पास और भारत के पास भी आया, भैया रोको, भैया रोको। ये झूठ बोलते हैं नरेंद्र सरेंडर। सरेंडर मानसिकता गांधी परिवार की मानसिकता है। इन्होंने सरेंडर 62 में किया है। इन्होंने हर युद्ध जीतने के बाद, सेना के युद्ध जीतने के बाद टेबल पर बैठा है पॉलिटिशियन और सब जगह पर पूंछ डालने का पाप गांधी परिवार ने किया है। लेकिन आज हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि ये अनुसंधान में अगर भारत अपना ये पैसा लगाता है तो कितना लाभ होगा। 1D डेवलपमेंट के ऊपर पूरा जो दोनों वक्ताओं ने कहा कि ये सारा डेवलपमेंट, क्योंकि आचार संहिता बार बार लगती है, सब चीजें रुक जाती है। बोलने जैसा बहुत है, मेरे पास समय अभी नहीं है, मैं खत्म कर रहा हूं। मनी पावर 3M जो मिसयूज होते हैं या ओवर यूज होते हैं बार बार इलेक्शन के कारण, उसके ऊपर एक लगाम बैठा जाएगा, लगाम डाला जाएगा, कस जाएगा। कितना पैसा डालते हैं देखिए। मतलब मैं आंध्र प्रदेश का, मैंने 5 साल काम देखा, पार्टी का सह प्रभारी था। हर वोटर को कोई 2000 रुपया पर वोटर दे रहा है, कोई 3000 पर वोटर दे रहा है और बाद में परिवार इकट्ठा बैठता है, 5 लोग बैठते हैं, 3 लोगों को बताया जाता है तुम इस पार्टी को वोट देना जिसने 3-3 हजार दिया है, हम 2 इस पार्टी को वोट देंगे जिसने 2-2 हजार दिया है, और जो पार्टी कुछ बांटती नहीं है उसके नाते, मतलब वोटर भी प्रोफेशनल बन गया है। और किसी एरिया में पैसा न बटे तो वो लोग वोटिंग के लिए नहीं जाते। अब इतनी सारी अगर बुराइयां हमारे सिस्टम में आई है तो उसको सबको एक ही साथ सारा विजिलेंस रखकर इसको कंट्रोल में लाना, कितने बार बार आप विजिलेंस लाएंगे। मनी पावर, मैन पावर, सारे टीचर से लेकर सारी सरकारी यंत्रणा, देखिए आपके लिए चुनाव 1 दिन का रहता है, लेकिन ये सारा इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है ना, 6 महीना पहले काम करना शुरू करता है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को वो काम में लगाते हैं। अब एक टीचर को अगर चुनाव में आप लगा दोगे, क्योंकि टीचर है उसको जाना ही है, तो पढ़ाई आहत नहीं होती उसमें, और साल में 3 बार, 5 साल में अगर होगा तो 3 बार उसको जाना पड़ेगा। मशीनरी, चाहे उसकी प्रिंटिंग की मशीनरी हो या बाकी सारी गाड़ियां घूमने जाने वाली आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अद्भुत खर्चा है साथियों। डेवलपमेंट को आंखों के सामने रखकर इस देश के हित में ये है, इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा लॉस होगा, ये जो मीडिया चैनल पर जो डिबेट लगते हैं ना, इनका थोड़ा लॉस होगा। पॉलिटिकल पंडितों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, है ना, जो आकर बैठते और मोदी की निंदा करने के लिए और पहले मिले हुए अवार्ड वापस करने वाले जो टीवी पर आकर बैठते हैं, इनका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये 5 साल बैठे रहते हैं, कभी ये चुनाव है, कभी वो चुनाव है, कभी वो चुनाव, उनकी दुकान चालू रहती है। अब थोड़ा मीडिया का भी प्रॉब्लम होगा। एक बार तो हो जाएगा कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा वगैरह, लेकिन फिर एक बार सब चुनाव हो गए तो 4 साल बचेगा ही नहीं ना उनके लिए। रोज की ब्रेकिंग न्यूज क्या दिखाए, उनका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन देश में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, निगेटिविटी कम होगी। ये सबसे बड़ी बात ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि चुनाव निगेटिविटी को डेफिनेटली बढ़ाता है। मोदी जी क्या भाषण सुनिए, 90% भाषण में बताते हैं मैंने क्या किया, पॉजिटिव रहता है, और बाकी सबके भाषण सुनिए 100% निगेटिव रहता है। निगेटिविटी फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स का बहुत बड़ा शेयर, लाइक वगैरह होता है, जरा आप ऑब्जर्व करके देखिए। इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर, और एक आखिरी मुद्दा बताना चाहूंगा, ये परसेंटेज भी बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज। देखिए मैं बताता हूं कैसे बढ़ेगा। एक क्लास रहता है जो पार्लियामेंट में इलेक्शन के वोटिंग के लिए जाता है, एक क्लास रहता है जो विधानसभा में जाता है, पार्लियामेंट में नहीं जाता। आपको दिखाई देता होगा मुंबई
मुंबई में 45% वोटिंग हुआ लोकसभा में, मुंबई में 47% वोटिंग हुआ विधानसभा में, मुंबई में 50% वोटिंग हुआ कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। लेकिन ये जो वोटिंग है, ये सब वोटर समान नहीं है। इसमें कई लोग हैं जो देश, राष्ट्र, केंद्र, आर्थिक तंत्र, विदेश नीति, सुरक्षा, ये सब सोचकर राष्ट्र के लिए मतदान करने के लिए जाते हैं, विधानसभा में नहीं जाते। विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, लेकिन स्थानिक निकाय में नहीं जाते। मैं मुंबई में रहा, मैं एक मीडियम क्लास का हूं। हमारा सांसद कौन था मुझे मालूम इसलिए था क्योंकि वो सुनील दत्त था, एक्टर था, फेमस था, ठीक ठाक आदमी था, तो हमको पता था। हमारा विधायक कौन था, हमारा कॉर्पोरेटर कौन था, जिंदगी में मुझे नाम पता नहीं, क्योंकि हमको काम ही नहीं पड़ता था। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, उनको तो रोज मजार का काम पड़ता है इनके पास, तो उनका वोटिंग ज्यादा होता है। वो शायद पार्लियामेंट के बारे में नहीं, सांसद के लिए नहीं जाते होंगे। लेकिन जब आप एक बार चुनाव करिएगा तो वोटिंग में जाकर वो थोड़ी ना 2 बटन दबाकर वापस आएगा, वो तीनों बटन दबाएगा, तो आपका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और वोट करने का मूड भी बढ़ेगा। क्या है बार बार वोटिंग तो जाना, और इसलिए किसी में नहीं जाते। चलो एक ही बार जाना है 5 साल में, और उसमें आपके तकदीर का पूरा फैसला होने वाला है। तो एक मोटिवेशन भी होगा वोटर्स के लिए, और वोटिंग परसेंटेज भी इसमें बढ़ सकता है। और सब एंगल से आप देखेंगे, सही कहा आपने कि इसमें कुछ हर चीज के प्रोस कॉन्स होते हैं, प्लस माइनस होता है, और आपको जज करके जिसमें ज्यादा लाभ है उस चीज को करना होता है। बस ज्यादा लाभ है उस चीज को करेंगे तो देश का विकास होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से फिर एक बार हम प्रचंड तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि ये विचार छेड़ा उन्होंने, ये विचार उन्होंने छेड़ा। अब वो होगा, उन्होंने कहा धीरे धीरे चर्चा होगी, देश का मूड बनेगा। और देश का मूड बनाने के लिए दिल्ली में ये जो हमारा फाउंडेशन है, राधेश्याम चैरिटेबल फाउंडेशन, इन्होंने ये जो पहल की है, इस पहल का मैं अभिनंदन करता हूं, भाई सौरभ को धन्यवाद देता हूं, और मुझे भाषण के लिए बुलाया इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, और जरा लंबा भाषण भी तुमने चिट्ठी न भेजने के कारण मैं और एक बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।